बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ। हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है जो कि हमारे पास है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट नंबर 12 क्लास 12 का टॉपिक आज का है लेक्चर नंबर 3 विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? हाउ टू डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में आ सकता है to discuss drift velocity of electrons in a metallic conductor. So मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। अगर देखा जाए ये हमारे पास एक let's suppose before to define the drift velocity of electrons in a metallic conductor consists of free electrons and atoms. अगर देखा जाए आपको नजर आ रहे हैं ये जो रेड डॉट्स है ये एटम्स है और ये जो ब्लू डॉट्स है ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। The electrons perform random motion. अगर देखा जाए किसी किस्म का एक्सटर्नल सोर्स के साथ मैंने इस कंडक्टर को अटैच नहीं किया, किसी किस्म का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स ये कौन से वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं? रैंडम वेलोसिटी के साथ। व्हाई? बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो पोटेंशियल इज अप्लाइड, ड्यू टू थर्मल एनर्जी इट परफॉर्म रैंडम मोशन। कोई इस तरह जा रहा है, कोई इस तरह जा रहा है, कोई इस तरह जा रहा है, कोई इस तरह जा रहा है। द नेट फ्लो इज जीरो। अगर हम इधर क्रॉस सेक्शन एरिया ले ले तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। द नेट करंट इज हाउ मच? जीरो। अगर देखा जाए ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं उसको हम थर्मल, उसको हम कहते हैं या उसको हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons get drift in a metallic conductor under the influence of electric field is called drift velocity. Students, अगर देखा जाए यहां पर किसी किस्म का external electric field मैंने अप्लाई नहीं किया, if no electric field then the drift velocity is 0 meter per second. Random velocity है, velocity due to thermal energy है। Random velocity of electrons in metal due to the thermal energy is an order of 10 power 5 to 10 power 6 meter per second, which is a huge velocity of the free electrons in a metallic conductor. लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं इसी मेटालिक कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच करूं, बैटरी के साथ अटैच करूं या सेल के साथ अटैच करूं, तो लेट्स सपोज अगर देखा जाए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फिलहाल ओपन स्विच है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसी में यहां पर इस स्विच को स्टूडेंट्स क्लोज करता हूं, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटालिक कंडक्टर विल बी ड्रिफ्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन द स्विच इज क्लोज ऑल द इलेक्ट्रॉन विल बी ड्रिफ्ट। तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे, एक खास वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो है ये मूव करेंगे। क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। All the electron will be drift and move with a velocity which is called drift velocity. So what is drift velocity? The velocity of the free electrons in a metallic conductor due to the influence of an electric field is known as drift velocity. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं और फौरन आपने हैंड ब्रेक जो है उठाया तो जो गाड़ी होती है वो क्या हो जाती है? ड्रिफ्ट हो जाती है। सिमिलरली in metallic conductor the electron perform random motion. लेकिन जैसे हम कोई एक्सटर्नल सोर्स इसके साथ अटैच करते हैं, कोई बैटरी के साथ इस कंडक्टर को अटैच करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, सो देयर मस्ट बी अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच इज नॉन जीरो। एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मैथमेटिकल फार्मूला जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बहरहाल फेडरल बुक में ये मौजूद है, आपको पता होना चाहिए। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I divided by Ni. I is current, N is number of particles, electrons, A is the cross section area of the wire, and E is the fundamental charge on electron. The range of the drift velocity of free electrons in a metallic conductor is 10 power minus 3 meter per second, which is a small velocity, almost 1 millimeter per second. ये मैं just order आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब है जो थर्मल वेलोसिटी थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो फ्री मोशन परफॉर्म कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स,
उसका ऑर्डर था 10 पावर 5 टू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तमाम इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं विद अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी इन ऑर्डर ऑफ 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड। नो सच वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और याद रखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की मेटालिक कंडक्टर में मौजूद होती है, कोई और जगह पर जो है मौजूद नहीं होती। जब भी इलेक्ट्रॉन को, जब भी आप किसी मेटालिक कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अटैच करते हैं, so the charged particle electron will be drift and move with an average velocity which is called drift velocity। so ये हमारे पास जो है drift velocity का एक छोटा सा टॉपिक था। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं ओहम्स लॉ। इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो हमारे पास है ओहम्स लॉ। हर जगह पर, हर टॉपिक में इस चैप्टर में हम ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कि ओहम्स अपने लॉ में क्या कहता है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्लास 10 में भी ओहम्स लॉ को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वही लॉ है। लेकिन लेट्स स्टार्ट। ओहम्स लॉ प्रपोज बाय जॉर्ज साइमन ओहम। ये वो वाला साइमन नहीं है कंडक्टेंस का जो यूनिट है, सही तो। जॉर्ज साइमन ओहम ओहम लॉ जो है प्रपोज करते हैं। एक्चुअली ओहम रिलेट या गिव रिलेशनशिप बिटवीन voltage and current. Ohm relate applied voltage to the conductor and current flow through the conductor. Ohm दो चीजों को रिलेट करता है। Ohm's law का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? What is the statement of Ohm's law? Ohm's अपने लॉ में ये कहता है कि the current flow through a conductor is directly proportional to the applied voltage. लेकिन शर्त है if temperature and other physical conditions are kept constant, the current flow through a conductor या metal is directly proportional to the applied voltage। जितना आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे किसी कंडक्टर के अक्रॉस, उतना करंट फ्लो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ग्रेटर द अप्लाइड वोल्टेज प्रोवाइड टू अ कंडक्टर, greater will be the magnitude of current flow. Small the voltage applied across the conductor, small will be the current flow. There is a direct relation between applied voltage and the magnitude of current flow. लेकिन शर्त है, और हमने एक शर्त लगाया हुआ है कि if temperature and other physical conditions means dimensions is kept constant। ओहम कहता है कि अगर आप कोई कंडक्टर ले ले, कोई मेटालिक कंडक्टर ले ले और उसको जो है आप किसी बैटरी के साथ, किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ लगा लें, नो द अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। ग्रेटर द applied voltage, greater will be the current flow. There is a direct relation, linear relation between applied voltage and current। लेकिन शर्त है कि आप कंडक्टर का टेम्परेचर किसी तरीके से कांस्टेंट ले लें, चेंज ना करें और कंडक्टर का जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन से मुराद कंडक्टर का डायमेंशन से मुराद कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर का लेंथ। अगर आप डायमेंशन को भी चेंज ना करें कंडक्टर का और आप टेम्परेचर को भी किसी तरीके से कैप कांस्टेंट ले लें, तो इस कंडक्टर को आप जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना इस कंडक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो ज्यादा होगा। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स अगर देखा जाए, या मैथमेटिकल से पहले ये एक डायग्राम है। लेट्स सपोज ये एक मेटालिक कंडक्टर है। आप लोग जानते हैं कि मेटालिक कंडक्टर contain a free electrons as well as atom। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम यह है कि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करता है, ले जाता है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने एक सेल के साथ या बैटरी के साथ अटैच किया, जिसका काम क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्जेस पे वर्क होता है और जब चार्जेस पे वर्क होता है तो चार्जेस मूव करते हो, जब चार्जेस मूव करते हैं पर यूनिट टाइम, इसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं करंट का। अब अगर यहां पर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है,
अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर अगर देखें, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ग्रेटर द अप्लाइड वोल्टेज, ग्रेटर विल बी द करंट फ्लो। स्मॉल द अप्लाइड वोल्टेज, स्मॉल विल बी द करंट फ्लो। लेकिन शर्त है कि इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, किसी तरीके से आप कैप कांस्टेंट ले लें और कंडक्टर के डायमेंशन को भी चेंज ना करें, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, उसके लेंथ को आप चेंज ना करें, तो जितना आप अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते हैं उतना करंट फ्लो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज होगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, लीनियर रिलेशन between applied voltage and current. So the current flow through a conductor is directly proportional to the applied voltage. जितना स्टूडेंट्स हम यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, the magnitude of the current will be increase. अगर मैं इधर सेल लेता हूं 1.5 वोल्ट के बजाय मैं उसको रिप्लेस करता हूं 3 वोल्ट से, सो मैंने वोल्टेज को डबल किया, नो द करंट फ्लो विल बी डबल। अगर मैं 3 वोल्ट के बजाय 6 वोल्ट ले लूं तो मैंने फिर दोबारा वोल्टेज को क्या किया, इंक्रीज किया, तो वोल्टेज की इंक्रीज करने से करंट फ्लो भी इंक्रीज। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, ग्रेटर द अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर विल बी द करंट फ्लो एंड वाइस वर्सा। लीनियर रिलेशन है, वोल्टेज को डबल करने से अमाउंट ऑफ करंट डबल। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमें कांस्टेंट डालते हैं, I इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V, दिस इज इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट है दिस इज इक्वल टू 1 ओवर R व्हिच इज आल्सो इक्वल टू G, जिसको बाद में जो है डिस्कस करते हैं। व्हाट इज R? रेजिस्टेंस। व्हाट इज G? कंडक्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको तफसील से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस कांस्टेंट की जगह आप 1 ओवर R, फिलहाल G को ना छेड़ें, 1 ओवर R पुट कर लें, सो ये हो जाएगा हमारे पास R इधर शिफ्ट करें, V इज इक्वल टू IR या V इज इक्वल टू IR इज द ओहम्स लॉ। अगर आपसे कोई मैथमेटिकली पूछे व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओहम्स लॉ, तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि V इज इक्वल टू IR, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज। अगर देखा जाए दिस इज द मैथमेटिकल वर्जन ऑफ ओहम्स लॉ। अगर आपको करंट दिया जाए, रेजिस्टेंस दिया जाए, आप अप्लाइड वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको करंट दिया जाए, वोल्टेज दिया जाए, तो आप रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज दिया जाए, रेजिस्टेंस दिया जाए, तो आप करंट फ्लो को फाइंड कर सकते हैं। ये जो R है जिसको हमें रेजिस्टेंस कहते हैं, ये आगे स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद के लेक्चर में। अगर स्टूडेंट हम ग्राफिकली ग्राफ बिटवीन V एंड I को डिस्कस कर ले, तो याद रखें दिस इज अ ग्राफ, voltage is taken on x-axis because it is independent quantity and current is taken on y-axis because it is dependent quantity. Current flow depend upon applied voltage. Now the graph is a straight line. जब भी दो physical quantity के दरमियान linear relation होता है तो याद रखिए स्टूडेंट्स उनका जो ग्राफ होगा वो straight line होगा। ये हमारे पास है वोल्टेज और ये हमारे पास है करंट। जितना हम वोल्टेज में इजाफा करते हैं स्टूडेंट्स उतना हमारे पास करंट में भी इजाफा, वोल्टेज में इजाफा, करंट में इजाफा, वोल्टेज में इजाफा, करंट में इजाफा, वोल्टेज में इजाफा, करंट में इजाफा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, लीनियर रिलेशन। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशन होता है, नो द ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है according to Ohm's law the graph between applied voltage and the current flow through a conductor is dash, जिसमें आपका आंसर होना चाहिए अ स्ट्रेट लाइन। नाउ ग्राफ मींस जो है ग्राफ हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, वन इज स्लोप एंड द सेकंड इज एरिया अंडर द स्लोप। स्लोप मींस ग्रेडियंट मींस टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा कहते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज I और बेस इज V। याद रखें I बाय V, अगर मैं यहां से जो है I बाय V फाइंड करूं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए रफ वर्क कर रहा हूं, I by V, V is equal to I into R। अगर मैं लिखूं ये V इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 1 I डिवाइडेड बाय V, और ये R अपनी जगह पर, इस R को यहां पे शिफ्ट करें, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, 1 बाय R इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय V। तो याद रखें द स्लोप ऑफ IV इज इक्वल टू 1 ओवर R। यहां से आपको 1 ओवर R नजर आ रहा है, R ना 1 ओवर R, और 1 ओवर R बराबर होता है G के। द स्लोप ऑफ I, द स्लोप ऑफ IV
इज इक्वल टू 1/r या आर इनवर्स विच इज इक्वल टू जी। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ वायर या मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। लेकिन शर्त लगा हुआ है कि इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस मींस डायमेंशंस आर केप्ट कांस्टेंट। ओम्स लॉ के लिमिटेशन अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम लॉ, जिसके 3 मार्क्स होते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ जिसका 1 मार्क होता है, और डिफरेंशिएट ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस जिसका 1 मार्क होता है। लिमिटेशंस क्या है? हर लॉ के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ओहम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू मेटालिक कंडक्टर्स। याद रखें, जो हमारे पास ओहम लॉ है वो सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। नॉन मेटालिक कंडक्टर मींस सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एक्सेट्रा, इन सब्सटेंसेस के लिए ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कुछ एक हमारे पास है ओहमिक सब्सटेंस और दूसरा हमारे पास है नॉन ओहमिक सब्सटेंस। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस। तो देखिए नाम से जाहिर है, ओहमिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच ओबे ओहम्स लॉ and non-ohmic substances are those substances which does not obey Ohm's law. अगर देखें, those substances which obey Ohm's law are said to be ohmic substances. The graph between voltage and current is a straight line. अगर देखा जाए ये वोल्टेज है और ये करंट है, the graph should be a straight line. There should be linear relation between voltage and current. अगर किसी भी सब्सटेंस को आप वोल्टेज दे दें, so there is a linear relation between voltage and current. लेकिन शर्त है कि if temperature is kept constant as well as dimension is kept constant. अगर आप इधर लिख लें कि फॉर एग्जांपल आप डायमेंशन भी जो है क्या ले लें, इसके जो डायमेंशंस होंगे that should also be what? Constant. Temperature constant. There is a direct relation between V and I. The examples are metals and dimensions should be constant. So such type of substances are called ohmic substances which obey Ohm's law. Non-ohmic substances इसके बिल्कुल उलट, those substances which does not obey Ohm's law is known as non-ohmic substances. For example, non-metallic substances, semiconductors, etc. The graph between V and I is not a straight line. Either the graph is increasing या the graph is decreasing. For example, student, अगर आप जो है डायोड ले लें which is made up of a semiconductor, डायोड के अक्रॉस अगर आप कोई अप्लाइड वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, सो वोल्टेज के मामूली इंक्रीज करने से करंट फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देयर इज अ नो straight line graph. It means diode is made up of semiconductor. It does not obey Ohm's law. अगर आप बल्ब का टंगस्टन ले लें, टंगस्टन ऑफ बल्ब, टंगस्टन ऑफ बल्ब, बल्ब का जो टंगस्टन होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है बल्ब कहलाते हैं, ये जो टंगस्टन होता है, दिस इज अ बल्ब, ये जो टंगस्टन होता है, अगर देखा जाए हम वोल्टेज दे रहे हैं, करंट में स्लाइटली इंक्रीज आ रहा है, फिर वोल्टेज के देने से करंट में बिल्कुल स्ट्रेट चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस। बल्ब में जो टंगस्टन होता है, हीट, सम ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेट इन हीट। वोल्टेज की इंक्रीज करने से करंट के फ्लो में उतना इंक्रीज नहीं आता जितना आप वोल्टेज में इंक्रीज दे रहे हैं। द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इफ द ग्राफ इज आइदर इंक्रीजिंग स्लोप या द डिक्रीजिंग स्लोप, नो दिस शोज नॉन-ओहमिक सब्सटेंसेस। टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। Relationship between voltage and current is not a straight line. Non-metals, semiconductors are the examples of non-ohmic substances. तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है आज का लेक्चर था। किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, बिल्कुल बेशक आप लोग राब्ता कर सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं। और हमारे जो लाइव क्लासेस है वो अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर, यूवर्स कोचिंग एकेडमी, वहां पर हमारे जो है फर्स्ट ईयर ट्यूशन, सेकेंड ईयर ट्यूशन, एमडीकेट, ईटा, नस्ट, उसकी तैयारी जो है हम करते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।
बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।